हेलो, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। निमी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मध्य प्रदेश का विद्युत वितरण कंपनी जो कि पूर्व क्षेत्र जबलपुर मंडल के अंतर्गत टेस्टिंग असिस्टेंट, क्या दोस्तों, टेस्टिंग असिस्टेंट के नाम से 23 जुलाई 2018 में जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, उस पेपर में कुल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित 75 प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। उसमें से 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन आज के इस क्लास में कराने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक प्रश्न को पूरा डिटेल के साथ हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिष्ट कार्य का मूल कार्य क्या होता है। आप लिखिएगा कि दिष्ट कार्य को और किस नाम से जानते हैं, तो लिखिएगा दिष्ट कार्य को हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, अगर कहा जाए रेक्टिफायर के अंदर क्या लगा होता है, तो आप लिखिएगा इसके अंदर डायोड लगी होती है। दोस्तों, डायोड किस युक्त की भांति कार्य करती है, तो आप लिखिएगा यह एक कन्वर्टर की तरह कार्य करती है। और दोस्तों, कन्वर्टर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। क्या दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने का कार्य कन्वर्टर करता है। अगर कहा जाए दोस्तों रेक्टिफायर को किससे तुलना किया जाता है, तो रेक्टिफायर को तुलना दोस्तों एलईडी से किया जाता है। किससे दोस्तों, एलईडी से किया जाता है, क्योंकि एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट, क्या लिखिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। लिखिएगा दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि इसके अंदर भी डायोड लगा होता है। अगर हम इसको हिंदी में लिखें दोस्तों, तो इसका हिंदी नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक। नोट कीजिएगा दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि एलईडी के अंदर भी डायोड आती है और रेक्टिफायर के अंदर भी डायोड आती है। तो दोस्तों, आप नोट कीजिएगा कि डायोड एक दिशीय युक्ति है। कैसी है? डायोड एक दिशीय युक्ति है, एक दिशीय युक्ति है। अगर मैं बात करूं कि डायोड को किस बायस में ऑन किया जाता है, तो आप लिखिएगा इसे केवल फॉरवर्ड बायस में चालू किया जाता है, अग्र अभिनत में। तो दोस्तों, यहां से ध्यान दीजिएगा कि डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही ऑन होती है। इसलिए रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड लगा होता है, जब इसको उच्च वोल्टेज दोस्तों और उच्च करंट के साथ ऑन करते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है। लेकिन दोस्तों, जब यही डायोड एलईडी के अंदर लगाई जाती है, तो निम्न करंट और निम्न वोल्टेज वाले सर्किट में इसको फॉरवर्ड बायस में जब चालू किया जाता है, तो ये प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, अब बात किया जाए कि रेक्टिफायर के द्वारा, यानी कि रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड लगा होता है दोस्तों, वो डायोड जब हमें आउटपुट में डीसी प्रदान करता है, तो क्या आउटपुट में प्योर डीसी प्रदान करता है, तो आप लिखिएगा प्योर डीसी आउटपुट में प्रदान नहीं करता है। ये कैसा प्रदान करता है दोस्तों, तो आप लिखिएगा ये पल्सेटिंग डीसी, क्या पल्सेटिंग डीसी प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हमें प्योर डीसी चाहिए तो हमें क्या लगाने की ज़रूरत होगी, उसके लिए हम दोस्तों चॉपर की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चॉपर भी हमें प्योर डीसी प्रदान नहीं करती। अगर हमें आउटपुट में शुद्ध डीसी की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों उसके लिए हमें रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। रेगुलेटर जैसे युक्त की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि रेगुलेटर हमें आउटपुट में प्योर डीसी प्रदान करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कोष प्ररूपी के छोटे ट्रांसफार्मर। क्या दोस्तों, कोष प्ररूपी के छोटे ट्रांसफार्मर में सामान्यतः किस प्रकार के क्रोड होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोष का मतलब क्या होता है। कोष को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों सेल। ये सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कुल 2 प्रकार के क्रोड होते हैं। पहले प्रकार के क्रोड का आकार होता है दोस्तों, लिखिएगा ई प्रकार का क्रोड। क्या दोस्तों, ई प्रकार का क्रोड होता है जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा देखिएगा आई प्रकार का भी इसमें क्रोड होता है। कुछ इस प्रकार से पत्तियों का जमावट करके दोस्तों एक सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के क्रोड का निर्माण किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बीच वाली लिंब है,
सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो बीच वाली लिंब है, इस लिंब में एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग और इसके जस्ट ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, ये है दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पाथ कितने होते हैं, तो आप लिखेगा इसमें कुल 2 चुंबकीय पाथ होते हैं। कितने दोस्तों? कुल 2 चुंबकीय पाथ होते हैं। पहला तो चुंबकीय पाथ यहाँ से कंप्लीट होता है दोस्तों, और दूसरा चुंबकीय पाथ कंप्लीट होता है दोस्तों यहाँ से दूसरा चुंबकीय पाथ कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लिखेगा सिंगल फेज, क्या दोस्तों? सिंगल फेज वोल्टेज को स्टेप अप, क्या दोस्तों? स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सेल प्रकार ट्रांसफार्मर के अलावा अगर हम बात करें क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, कौन सा दोस्तों? क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का क्रोड लगाया जाता है, तो आप लिखेगा इसमें एल प्रकार का क्रोड लगाया जाता है। दोस्तों एल प्रकार का क्रोड, एक सीधा एल होता है और एक उल्टा एल होता है, कुछ इस प्रकार से मिलकर एक क्रोड का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों इस क्रोड में जब एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। अगर आपसे पूछे कि क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय रास्ते होते हैं, तो आप लिखिएगा इसमें केवल एक चुंबकीय पाथ होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा इंगित होती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि फ्लेमिंग का पूरा नाम क्या है। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ, दोस्तों मज़ा तो तब आता है जब आप खिलाड़ी किसी एक खेल के होते हैं, लेकिन अगर आपको मैदान में उतार दिया जाए तो आप हर खेल को अपने काबू में कर सकते हैं। दोस्तों फ्लेमिंग भी कुछ इसी प्रकार के साइंटिस्ट थे। ये किसी दूसरे क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में। तो दोस्तों फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड का उपयोग करके एक नियम बना डाला दोस्तों, और इस नियम में इन्होंने पूरे डीसी मोटर को समझाया है। दोस्तों इनका कहना है कि अपने लेफ्ट हैंड की इन उंगलियों को कुछ इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को बताए और मध्य उंगली करंट को बताए और तर्जनी फ्लक्स को बताए। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है कि बल की दिशा को कौन इंगित करता है, तो आप लिखेगा ये अंगूठे का काम है, यानी कि अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को बताता है। दोस्तों चाहे चालक हो या कोई भी वस्तु हो, वो घूम तभी सकती है दोस्तों जब उसमें किसी प्रकार का बल लगेगा। इसलिए बल की दिशा को भी अंगूठा ही इंगित करती है और चालक के घूमने की दिशा को भी अंगूठा ही इंगित करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तर्जनी किस को इंगित करती है, तो आप लिखेगा ये फ्लक्स को इंगित करने वाली है। दोस्तों इसके अलावा अगर पूछे कि मध्य उंगली किसको करती है, तो आप लिखेगा मध्य उंगली करती है दोस्तों, ये करती है करंट को। किसको दोस्तों? करंट को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों चुंबक की चुंबकशीलता के आधार पर इन्हें कुल 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों लौह चुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा है प्रतिचुंबकीय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुचुंबकीय की चुंबकशीलता कितनी होती है, तो आप लिखेगा इकाई से कुछ अधिक। क्या दोस्तों? इकाई से कुछ अधिक। इकाई से कुछ अधिक का मतलब क्या हुआ? 1 से लगभग 50 तक। कितना दोस्तों? 1 से लगभग 50 तक। नोट कीजिएगा दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ के कितने उदाहरण हैं, तो आप लिखिएगा इसका उदाहरण सबसे पहला आता है वायु। जी हाँ दोस्तों, हवा। इसके बाद है टैंटलम, सोडियम और थोरियम, तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम। ये सारे किसके उदाहरण हैं दोस्तों? ये सारे के सारे उदाहरण हैं
अनुचुंबकीय पदार्थ की। अब देखिए इनमें से एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगर पूछ ले कि आयरन और निकिल किसका उदाहरण है तो आप लिखिएगा ये लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। किसका दोस्तों? लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। अगर पूछे जस्ता किसका उदाहरण है तो आप लिखेगा प्रतिचुंबकीय। किसका दोस्तों? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जस्ता होता है। दोस्तों अगर प्रतिचुंबकीय के बारे में पूछे कि इसकी चुंबकशीलता कितना है तो आप लिखेगा इसकी चुंबकशीलता इकाई से बहुत कम। क्या दोस्तों? इकाई से बहुत ही कम होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। अगर लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा इकाई से बहुत अधिक। क्या दोस्तों? इकाई से बहुत अधिक। बहुत अधिक का मतलब कितना अधिक? 1 से लगभग 1 से 100 तक। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सल मोटर, क्या यूनिवर्सल मोटर किस पावर पर कार्य करती है? दोस्तों यूनिवर्सल मोटर केवल एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पावर पर आसानी से कार्य करती है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल मोटर की स्पीड लगभग कितनी होती है तो आप छापिएगा लगभग इसकी स्पीड 3000 से 40,000 आरपीएम। क्या दोस्तों? 3000 से 40,000 आरपीएम होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल मोटर को, क्या दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर को कुल इस मोटर की स्पीड को कुल कितने विधियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो आप लिखेगा कुल 3 विधियों द्वारा कंप्लीट किया जाता है। पहला देखिए दोस्तों प्रतिरोध नियंत्रण, नोट कीजिएगा प्रतिरोध नियंत्रण विधि। और दूसरा है दोस्तों फील्ड टैपिंग विधि। क्या दूसरा होता है? फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग विधि। और दोस्तों इसके बाद है तीसरा है हमारा CFS विधि। CFS विधि। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सिलाई मशीन के अंदर जो यूनिवर्सल मोटर लगी होती है दोस्तों, उस यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल हम किस सिस्टम से करते हैं तो आप लिखिएगा सिलाई मशीन का हम प्रतिरोध नियंत्रण विधि के द्वारा स्पीड को कम करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रूट मिक्सर का स्पीड कंट्रोल किस नियम के द्वारा किया जाता है तो आप लिखिएगा फ्रूट मिक्सर का उपयोग हम फील्ड टैपिंग विधि, क्या दोस्तों? फील्ड टैपिंग विधि के द्वारा करते हैं फ्रूट मिक्सर। इसके अलावा दोस्तों अगर CFS विधि के बारे में अगर बात करें तो आप लिखिएगा इसका प्रयोग औद्योगिक में लगी फ्रूट मिक्सर। क्या दोस्तों? औद्योगिक में लगी फ्रूट मिक्सर का हम स्पीड कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? CFS विधि के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौन सा द्वितीयक सेल है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि द्वितीयक सेल को और किस नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सेल कौन सा सेल है हमारा? ये है लेड एसिड सेल। दोस्तों लेड एसिड सेल का अगर जीवन काल के बारे में बात करें तो इसका जीवन काल लगभग 2 से 5 वर्ष का होता है। दोस्तों लेड एसिड सेल के अंदर एक विशेष प्रकार की खासियत और एक विशेष प्रकार की कमी होती है। और कमी क्या होती है दोस्तों? अगर लेड एसिड सेल को लेड एसिड सेल को 6 एम्पियर से अधिक करंट पर चार्ज करते हैं और 25 एम्पियर पर दोस्तों 25 एम्पियर से अधिक करंट पर डिस्चार्ज करते हैं तो इसके अंदर एक दोष उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों नोट कीजिएगा उस दोष का नाम है बकलिंग दोष। क्या दोस्तों? उस दोष का नाम है बकलिंग दोष। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों लेड एसिड सेल को ये किस प्रकार का सेल है? ये सेकेंडरी सेल है। क्या दोस्तों? ये सेकेंडरी सेल होती है। ये कौन सी सेल है दोस्तों? ये सेकेंडरी सेल है। अगर इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल्स। कहाँ पे दोस्तों? ऑटोमोबाइल्स। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में, कहाँ पे? आपातकालीन स्थिति में पावर प्राप्त करने हेतु, आपातकाल स्थिति में पावर प्राप्त करने हेतु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने है।
एक ऐसा पंप जिसका संयोजन गलत होने पर उसके घूमने की दिशा भी गलत हो गई है, आपका ध्यान उस तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों ये जो एग्जामिनर होते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आपका माइंड सेट चेक करने के लिए रखते हैं। आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ये प्रश्न का जवाब जरूर आना चाहिए। एक ऐसा पंप जिसका संयोजन गलत होने पर उसके घूमने की दिशा भी गलत हो गई है, यहाँ तक ध्यान आपका कैसे जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो हम नीचे से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, कनेक्शन चाहे गलत हो या कनेक्शन सही हो, कोई ना कोई प्रभाव तो जरूर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। सी का कहना है पंप में अधिक आवाज़ होने पर। दोस्तों पंप में कुल 3 कंडीशन से अधिक आवाज़ होती है। पहला तो अगर इसका फाउंडेशन नट बोल्ट लूज हो तो मोटर में सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है, और दूसरी होती है दोस्तों इसकी बैरिंग के खराब होने से। क्या इसकी बैरिंग के खराब होने से पंप में भी बहुत अधिक आवाज़ होती है। और तीसरा कारण है दोस्तों, इसका तीसरा कारण होता है कि इसके रोटर में लगे बार अगर लूज हो गए तो उस कंडीशन में भी बहुत अधिक आवाज़ होती है। लेकिन यहाँ आवाज़ के बारे में बात नहीं किया गया है। पंप के न चलने पर, बिल्कुल दोस्तों पंप के ना चलने पर दोस्तों अगर कनेक्शन गलत हुआ है या कनेक्शन सही हुआ है, या तो मोटर चलेगी या तो मोटर जलेगी, कोई ना कोई तो प्रभाव जरूर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। पानी प्राप्त नहीं होने पर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात किसके बारे में किया गया है, पंप के बारे में बात किया गया है। और दोस्तों पंप हमेशा पानी देने का कार्य करती है। अगर मोटर के बारे में पूछा जाए तो मोटर कभी भी पानी नहीं देती, मोटर का कार्य है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि इस मोटर का संयोजन गलत हो चुका है, मोटर घूमने की दिशा भी गलत हो चुकी है। तो इसे सीधा कैसे करेंगे, तो इसके घूमने की डायरेक्शन को, घूमने की दिशा को सीधा करने के 2 विधि है, 2 उपाय है। पहला लिखिएगा दोस्तों कि मोटर के बाहर जो टर्मिनल बॉक्स होता है उस टर्मिनल बॉक्स में लगे किसी 2 फेज को आपस में चेंज कर देने से मोटर की घूमने की दिशा भी चेंज हो जाती है। और दोस्तों अगर आप वहां से नहीं करना चाहते हैं तो स्टार्टर में लगे, अगर मोटर 3 फेज का है तो स्टार्टर में आया हुआ 3 फेज में से किसी 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, घूमने की दिशा बदल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है तो आप लिखिएगा ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, ये एक सदिश राशि होती है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर एक एरो का निशान लग जाता है। ई बराबर होता है दोस्तों F/Q, क्योंकि F क्या होता है, बल, और बल भी एक प्रकार का सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर भी एक एरो का निशान लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और F क्या होती है, F किसको प्रतीक करता है, F बताता है बल को, और दोस्तों Q बताता है आवेश को। किसको, Q बताता है आवेश को। दोस्तों बल की यूनिट क्या होती है, तो आप लिखिएगा बल की यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन, और आवेश की यूनिट है दोस्तों कूलाम। यहाँ से बन के आता है न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमीय सूत्र के बारे में पूछ ले तो आप नोट कीजिएगा, इसका विमीय सूत्र होता है दोस्तों ml, क्या m1l1 t-3a इनवर्स, ये इसका विमीय सूत्र होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ रुख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाने पर क्या होगा। दोस्तों अगर 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, चाहे वो पदार्थ ठोस रूप में हो, द्रव के रूप में हो या फिर गैस के रूप में हो, अगर किसी 2 अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होती है, कोई ना कोई प्रभाव तो
जरूर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी का कहना है कि कोई प्रभाव नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, अम्ल का रंग लाल हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अम्ल गर्म हो जाता है दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी कहता है ऊष्मा पैदा होने लगती है। ये कैसे होती है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एक रसायन है और अम्ल का है एक एसिड है। नोट कीजिएगा दोस्तों, अम्ल एक एसिड होता है और एसिड को ये सामान्य पानी के बारे में बात नहीं कर रहा है दोस्तों, ये एक डिस्टिल्ड वाटर के बारे में पानी की बात कर रहा है दोस्तों। और जो डिस्टिल्ड वाटर होती है उस पानी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। उसकी कैसी प्रकृति होती है? क्षार। यानी कि एसिड और क्षार को जब हम तीव्र प्रतिक्रिया कराते हैं, क्या? तीव्र प्रतिक्रिया कराते हैं दोस्तों, इस तीव्र प्रतिक्रिया के कारण ऊष्मा पैदा होने लगती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, PMMC मीटर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि PMMC मीटर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों PMMC रेक्टिफायर यंत्र का विक्षेपण टॉर्क AC के किस मान के समानुपाती होता है? दोस्तों ये AC के औसत मान के समानुपाती होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब बात आए DC की तो आप लिखना DC में हमेशा औसत मान होता है। कौन सा मान होता है DC में? औसत मान। और दोस्तों जब AC की बात आए तो इसमें लिखना, इसमें हमेशा RMS मान होता है। कौन सा दोस्तों? RMS मान और औसत मान किस किस में होता है, ये आपके सामने प्रदर्शित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा औसत मान। दोस्तों अगर PMMC मीटर के बारे में पूछे, क्या? PMMC मीटर के बारे में पूछे, बोले कि PMMC मीटर का टॉर्क AC के करंट के किस मान के समानुपाती होता है, तो लिखिएगा PMMC मीटर का टॉर्क AC के करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। और दोस्तों अगर MI मीटर के बारे में बोले तो इसका टॉर्क केवल करंट के सीधे समानुपाती होता है। तो दोस्तों नोट कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जीनर डायोड का उपयोग मुख्यतः किस तौर पर किया जाता है? दोस्तों जीनर डायोड के बारे में पूछा है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में सीलिंग फैन में एक रेगुलेटर लगा होता है दोस्तों, उस रेगुलेटर के अंदर क्या लगा होता है? डायोड। कौन सा डायोड? जीनर डायोड उस रेगुलेटर के अंदर लगा होता है। और रेगुलेटर वहां पे वोल्टेज को कम करके फैन की स्पीड को कम कर देता है और वोल्टेज को अधिक करके फैन की स्पीड को बढ़ा देता है। ये विशेषता किसके अंदर होती है दोस्तों? ये विशेषता होती है जीनर डायोड के अंदर। तो दोस्तों जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियामक के रूप में लिया जाता है। नियामक का मतलब होता है दोस्तों रेगुलेटर। क्या? रेगुलेटर। दोस्तों अगर जीनर डायोड की प्रतीक के बारे में पूछा जाए तो आप लिखेगा इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों इसमें अगर पूछ लिया जाए कि कितने टर्मिनल होते हैं तो आप लिखेगा इसमें कुल 2 टर्मिनल होते हैं। पहला होता है एनोड जो कि धनात्मक टर्मिनल होता है और दूसरा होता है दोस्तों कैथोड जो कि ऋणात्मक टर्मिनल होता है। कुल कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों? कुल 2 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों ऑसिलेटर। अगर आपको ऑसिलेटर के बारे में पूछा जाए तो आप लिखिएगा कि ऑसिलेटर का कार्य क्या होता है। आप लिखिएगा दोलन उत्पन्न करना। क्या दोस्तों? दोलन उत्पन्न करना। और अगर आपसे एम्पलीफायर के बारे में पूछा जाए तो आप लिखिएगा ये गेन को बढ़ाता है। क्या दोस्तों? गेन को बढ़ाता है। इसके अलावा यह आयाम को भी बढ़ाता है। आयाम को बढ़ाना किसका काम है दोस्तों? इन दोनों का काम है। गेन को बढ़ाना और आयाम को बढ़ाना ये किसका काम है? एम्पलीफायर का काम है दोस्तों। और दोलन को बढ़ाना ऑसिलेटर का काम। दोलन को कौन बढ़ाता है? ऑसिलेटर बढ़ाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि ऑसिलेटर किस फीडबैक पर काम करती है तो आप लिखेगा ऑसिलेटर हमेशा धनात्मक फीडबैक पर काम करती है। किस फीडबैक पर दोस्तों? धनात्मक फीडबैक पर। अगर पूछा जाए कि एम्पलीफायर किस फीडबैक पर काम करती है तो आप लिखेगा ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों फीडबैक पर कार्य करने का काम कौन करता है दोस्तों? ये काम है एम्पलीफायर का। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारी एम्पलीफायर होता है जब इसे धनात्मक फीडबैक पर चालू करते हैं तो ये क्या करता है? धनात्मक फीडबैक पर दोस्तों ये आयाम को बढ़ाता है और ऋणात्मक फीडबैक पर यह
गेन को बढ़ाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि एम्पलीफायर, क्या दोस्तों एम्पलीफायर की तुलना किस युक्ति के साथ किया जाता है, तो आप लिखेगा इसकी तुलना किया जाता है दोस्तों ट्रांसफार्मर के साथ। किसके साथ? ट्रांसफार्मर के साथ। क्योंकि दोस्तों एम्पलीफायर का काम होता है करंट को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना और साथ में पावर को बढ़ाना। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर भी करंट को भी बढ़ाती है और करंट को बढ़ाने के साथ साथ ये वोल्टेज को भी बढ़ाती है। क्योंकि दोस्तों जब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करती है वोल्टेज को, तो इसके साथ में करंट भी स्टेप अप स्टेप डाउन हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज भार द्वारा ली गई पावर को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आप नोट कीजिएगा √3, क्या दोस्तों √3 VL/IL cos थीटा। इसमें से हर एक पॉइंट को समझने के लिए दोस्तों लगातार इस क्लास को ज्वाइन करते रहिए। दोस्तों देखते रहिएगा √3, क्या √3 किसको बता रहा है? ये √3 किसको बता रहा है? तो आप लिखिएगा √3 फेज को बता रहा है। फेज सिंगल प्रकार का है या फेज 3 प्रकार का है, तो आप लिखिएगा ये 3 प्रकार के फेज को बताता है। और आप देखिएगा VL, क्या VL किसको बता रहा है दोस्तों? ये लाइन वोल्टेज को बताता है। किसको? लाइन वोल्टेज को। मान लीजिए कि 3 फेज का एक लाइन है, क्या 3 फेज का एक लाइन है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। लाइन 1 को मैं R फेज, लाइन 2 को Y फेज और लाइन 3 को B फेज के नाम से प्रदर्शित करूं। अगर इन तीनों फेज में से किसी एक फेज का हमें वोल्टेज प्राप्त करना है, किसी एक फेज का, तो वो लाइन वोल्टेज के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो लाइन करंट होती है, क्या ये जो लाइन करंट होती है, ये किसको बता रही है? ये लाइन करंट को, लाइन करंट को। क्योंकि इस लाइन में कितना एक्चुअल में करंट है वो कैसे पता चलेगा? इस लाइन करंट के द्वारा। और दोस्तों cos फाई, ये cos फाई किसको बता रहा है? ये अंतर को बता रहा है। कौन से अंतर को? नोट कीजिएगा दोस्तों, कोई भी फेज हो उस फेज में करंट और वोल्टेज दोनों होगा। दोस्तों इस करंट और वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री का अंतर होगा? विद्युतीय अंतर। दोस्तों ये कौन डिफाइन करेगा? ये cos फाई डिफाइन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो एक और ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों नोट कीजिएगा 3 VP/IP cos फाई, इसका एक आंसर ये भी होता है। तो दोस्तों दोनों आंसर को आप नोट कीजिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संधारित्र में उपस्थित चार्ज को किस प्रकार दर्शाया जाता है? आप नोट कीजिएगा संधारित्र में उपस्थित चार्ज को, किसको दोस्तों? चार्ज को हम और किस नाम से जानते हैं? आवेश को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आप नोट कीजिएगा आवेश को हम Q से लिखते हैं और Q बराबर होती है C/V। अब दोस्तों Q का मतलब क्या होगा? Q का मतलब होता है आवेश और C का मतलब होता है दोस्तों कैपेसिटर। क्या? कैपेसिटर की क्षमता या कैपेसिटर की कैपेसिटी। और दोस्तों V का मतलब होता है वोल्टता, यानी कि एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की क्षमता कितनी है ये कौन बताएगा? ये कैपेसिटर की कैपेसिटी द्वारा डिफाइन किया जाएगा। और चार्ज स्टोर करने के बाद कैपेसिटर के अंदर कितनी वोल्टेज स्थापित हो गई ये वोल्टता डिफाइन करेगी। और दोस्तों इस वोल्टेज को कैपेसिटर की क्षमता के साथ अगर गुणा कर देते हैं तो फिर हमें कैपेसिटर में कितना चार्ज उपस्थित है इसका पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, इंडक्टेंस की SI इकाई हेनरी है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की SI इकाई क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? इंडक्टर। अगर मैं पूछूं कि इंडक्टर क्या है तो आप लिखिएगा इंडक्टर एक पदार्थ है। क्या दोस्तों? इंडक्टर एक पदार्थ है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडक्टर एक वायर का टुकड़ा है। दोस्तों क्या है? वायर का टुकड़ा। इस इंडक्टर के अंदर एक
इसका गुण होता है, उस गुण का नाम है दोस्तों इंडक्टेंस। उस गुण का क्या नाम है? इंडक्टेंस। दोस्तों इंडक्टेंस को हम किससे मापते हैं? तो आप लिखेगा इसे हेनरी से मापा जाता है। अगर पूछ लिया जाए 1 हेनरी बराबर कितना होता है, तो आप लिखेगा 1 वोल्ट प्रति कूलाम। वोल्ट प्रति कूलाम किसका मात्रक है दोस्तों? हेनरी का मात्रक है। दोस्तों मान लीजिए एक वायर है, क्या ये एक वायर है, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट प्रवाहित कर रही है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है, करंट को प्रवाहित होने में कौन कार्य कर रहा है? इंडक्टेंस। लेकिन जो करंट में बाधा उत्पन्न कर रहा है, करंट को आगे बढ़ने से बाधा उत्पन्न कर रहा है, और दोस्तों करंट को फ्लो होने से कौन रोकता है? तो आप लिखिएगा उसको फ्लो होने से रोकता है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो लिखिएगा प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, ये इसका प्रतीक होता है। तो दोस्तों इसी तरह से इस वायर में करंट को फ्लो होने से कौन रोक रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किसकी भांति कार्य कर रहा है दोस्तों? प्रतिरोध की भांति कार्य कर रहा है। और जितने भी गुण हैं जो करंट को रोकने का काम करती है, उन सब का दोस्तों मात्रक एक ही होता है, और वो है ओम। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पर प्रचालित होते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा कि ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है। बाकी मैं बताता हूँ ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है ट्रांसफार्मर का कोर। इस कोर में एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग और एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। दोस्तों लोड हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ लगाया जाता है। क्या? लोड हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ लगाया जाता है। इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में आर, वाई और बी 3 फेज हो गए दोस्तों। इस सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर लोड के रूप में, क्या दोस्तों, अगर लोड के रूप में हम 90% लोड रजिस्टिव लोड लगाते हैं दोस्तों, तो इस ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर दूसरा होगा। अगर 90% इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो पावर फैक्टर कुछ दूसरा होगा, और 90% अगर कैपेसिटिव लगाते हैं लोड, तो दोस्तों इस ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कुछ और होगा। यानी कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर दोस्तों किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलिएगा ये लोड पे डिपेंड कर रहा है। तो यही पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पर चालू होते हैं, तो आप लिखिएगा ये लोड के आधारित पावर फैक्टर पर चालू होते हैं। यानी कि जिस प्रकार का हम लोड देंगे उसी प्रकार का पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाला है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का अगर पूछ रहे हैं कि नो लोड पर, क्या नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होता है, तो आप लिखेगा 0.1 से 0.2 लैगिंग होती है। क्या? 0.1 से 0.2 लैगिंग होती है। अगर पूछ ले फुल लोड पर कितना होता है, तो आप लिखिएगा 0.7 से 0.8 लैगिंग। अगर पूछ ले इसका हमेशा लैगिंग प्रकृति का क्यों होता है, तो लिखिएगा दोस्तों ट्रांसफार्मर एक इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है? इंडक्टिव युक्ति है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आप लिखिएगा ट्रांसफार्मर एक पैसिव डिवाइस है। कैसा दोस्तों? पैसिव डिवाइस। निष्क्रिय युक्ति, हिंदी में इसको नोट कीजिएगा, निष्क्रिय युक्ति। दोस्तों अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, तो आप लिखेगा 95 से 98% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। कार्बन का तापमान अधिक होने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों नोट कीजिएगा, प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला होता है पीटीसी और दूसरा होता है दोस्तों एनटीसी। एनटीसी के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो आप लिखेगा एनटीसी के उदाहरण हैं थर्मिस्टर, वैरिस्टर। इसके अलावा है दोस्तों एलडीआर, वीडीआर और कार्बन। क्या दोस्तों? कार्बन। इसीलिए कार्बन एनटीसी श्रेणी के होने के कारण ही डीसी मोटर के अंदर दोस्तों प्रतिरोध हमेशा कार्बन का ही बनाया जाता है, क्योंकि जैसे ही डीसी मोटर हमारी चलती है, डीसी मोटर का शाफ्ट गर्म हो जाता है, और उसी शाफ्ट में ही दोस्तों ये कार्बन के ब्रूस लगे होते हैं। और कार्बन ब्रूस के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ती है दोस्तों, इसकी रजिस्टिविटी यानी कि इसका रजिस्टेंस का मान घट जाता है, और
विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। दोस्तों यही गुण होता है एनटीसी के अंदर। और पीटीसी का उदाहरण के बारे में अगर पूछ ले तो आप लिखेगा इसका उदाहरण है सेंसिटर। क्या दोस्तों, इसका उदाहरण होता है सेंसिटर, यानी कि कार्बन का तापमान अधिक होने पर प्रतिरोध अपने आप ही कम हो जाता है। और दोस्तों अगर पूछ ले कि कार्बन कितने वाट से कितने वाट तक कार्बन का प्रतिरोध बनाया जाता है, तो आप लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगने वाले कार्बन प्रतिरोध ये 2 वाट से, कितने दोस्तों, 2 वाट से ये 20,000 वाट तक, कितने 20,000 वाट तक के बनाए जाते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर में श्वास नली का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर में श्वास नली का क्या कार्य होता है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है हमारी ट्रांसफार्मर का कोर। इस कोर के अंदर हमारी सिंगल फेज और स्टार्टिंग और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने लपेट दिया। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में जब लोड कनेक्ट किया जाता है, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या, जब लोड कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, उस कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है ये पूरा हीट उत्पन्न करने लगती है। क्या दोस्तों, ये ताप उत्पन्न होने लगते हैं, किसकी वजह से, लोड की वजह से। अगर इस ताप को हम कम नहीं करेंगे तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का कॉइल या फिर ट्रांसफार्मर जल सकती है। इस ताप को कम करने के लिए हम एक जुगाड़ की आवश्यकता होती है और उसी जुगाड़ का नाम है ब्रीदर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रीदर किस प्रकार से ताप को कम करता है। मान लीजिए कि ये एक ब्रीदर है, इस ब्रीदर के अंदर से होता हुआ हम एयर क्रॉस करवाते हैं, यानी कि ब्रीदर से होता हुआ हवा इस कॉइल तक जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हवा जो है ना, इस हवा के अंदर क्या उपस्थित है, इस हवा के अंदर दोस्तों नमी उपस्थित है। ये जो हवा है इस हवा में नमी उपस्थित है। अगर नमी युक्त हवा को हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की कॉइल तक पहुंचाते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है दोस्तों वो शॉर्ट हो जाएगा नमी के कारण, जिससे ट्रांसफार्मर खराब हो सकती है। अब इस ब्रीदर के अंदर एक विशेष पदार्थ लगा होता है दोस्तों, उस पदार्थ का नाम लिखेगा, उस पदार्थ का नाम होता है सिलिका जेल। क्या, उस पदार्थ का नाम होता है सिलिका जेल। और दोस्तों ये जो सिलिका जेल होती है ये किस प्रकार कार्य करती है, तो आप लिखेगा इस वायु में उपस्थित, इस हवा में मौजूद मॉइस्चर या फिर नमी को समाप्त करने का कार्य कौन करता है, सिलिका जेल। यानी सिलिका जेल इस हवा में उपस्थित नमी को सोख लेती है और शुष्क हवा ट्रांसफार्मर की कॉइल तक ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि शीतलन का कार्य करता है। ये हवा ट्रांसफार्मर की कॉइल को ठंडी करने का कार्य करता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए सिलिका जल का रंग कैसा होता है, तो आप नोट कीजिएगा, अगर सिलिका जल बिल्कुल फ्रेश और नई है तो उसका रंग होगा दोस्तों नीला। उसका रंग कैसा होगा, नीला। अगर सिलिका जल खराब हो चुकी है तो उसका रंग कैसा होता है, सफेद या हल्का गुलाबी। कैसा दोस्तों, हल्का गुलाबी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर, क्या ट्रांसफार्मर वितरण ट्रांसफार्मर का पावर, वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आप लिखेगा वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता दोस्तों होती है 95%। और लिखेगा पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आप लिखेगा इसकी दक्षता होती है 98%। दोस्तों अगर आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ ले तो आप लिखेगा इसकी दक्षता होती है 100%। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऐसा वॉशिंग मशीन जिसे प्रचालित करने पर उसका ड्रम भी घूमता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि वॉशिंग मशीन में किस प्रकार का मोटर लगा हुआ होता है। दोस्तों एक ऐसा वॉशिंग मशीन जिसे चालू करने पर उसका ड्रम भी घूमता है, उसका नाम नोट कीजिएगा दोस्तों, वो टम्बलर प्रकार का, क्या, वो टम्बलर प्रकार का वॉशिंग मशीन कहलाता है, वॉशिंग मशीन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आईजीबीटी को क्या कहा जाता है। दोस्तों नोट कीजिएगा आईजीबीटी को क्या कहा जाता है, आईजीबीटी इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंसुलेटेड, नोट कीजिएगा इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। कितने पोल होते हैं दोस्तों, इसमें एक से अधिक पोल होते हैं, इसलिए बाईपोलर ट्रांजिस्टर है।
अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो इंसुलेटेड है, इस इंसुलेटेड को आप पकड़ के चलिएगा। ये जो इंसुलेटेड है इसको ध्यान में रख के चलिएगा। अगर आपसे पूछे कि IGBT का इनपुट प्रतिरोध कितना होता है, तो आप लिखेगा इसका इनपुट प्रतिरोध होता है दोस्तों उच्च। अगर इसके प्रतीक के बारे में पूछे तो आप इसका प्रतीक कुछ इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। ये इसका गेट वाला टर्मिनल होता है, ये इसका एमीटर होता है, और ये वाला टर्मिनल दोस्तों इसका कलेक्टर होता है। अगर आपसे पूछे कि कलेक्टर को किस नाम से जानते हैं, तो आप लिखेगा इसको संग्राहक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों एमीटर को उत्सर्जक, क्या उत्सर्जक के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि IGBT को चालू करने के लिए इनपुट सप्लाई किस टर्मिनल के द्वारा दिया जाता है, तो आप लिखिएगा इसे गेट टर्मिनल के द्वारा दोस्तों इनपुट दिया जाता है, ताकि हमारा IGBT स्टार्ट हो सके। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनपुट के लिए जिस टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टर्मिनल तो बिल्कुल कुचालक है। वो टर्मिनल कैसा है? कुचालक, यानी कि इंसुलेटेड है दोस्तों। और इंसुलेशन में कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि प्रतिरोध का मान वहाँ उच्च होता है। इसलिए इनपुट यानी कि IGBT का इनपुट प्रतिबाधा हमेशा उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्वर्तक विद्युत के किस राशि में बदलाव लाता है? दोस्तों यहाँ पे जो अंतर्वर्तक है ये किसके बारे में बात कर रहा है? इन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टर हमेशा DC पावर को DC पावर को AC पावर में बदलता है। कौन? इन्वर्टर। अगर आपसे पूछे कि कन्वर्टर का क्या काम होता है, तो आप नोट कीजिएगा, कन्वर्टर का काम होता है दोस्तों DC को AC में बदलना। किसको? AC को DC में बदलना। ये कौन काम करता है? ये कन्वर्टर काम करती है। अगर आपसे पूछे DC को DC में कौन बदलता है, तो आप लिखेगा ये काम चॉपर का है। ये निम्न DC को दोस्तों उच्च DC में बदलने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों निम्न फ्रीक्वेंसी वाले AC को उच्च फ्रीक्वेंसी वाले AC में कौन बदलता है, तो आप लिखेगा ये साइक्लोट्रॉन का कार्य होता है। दोस्तों साइक्लोट्रॉन निम्न फ्रीक्वेंसी वाले AC पावर को उच्च फ्रीक्वेंसी वाले AC पावर में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों, नोट कीजिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। क्या? डायरेक्ट। इसी तरह से अल्टरनेटर का मतलब होता है दोस्तों AC। क्या? AC, यानी कि डायरेक्ट हमारी DC होती है और अल्टरनेट हमारी AC होती है। तो DC को AC में बदलने का कार्य कौन करता है? ये अंतर्वर्तक का होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर में उपस्थित एक ऐसा भाग जो शून्य लोड पर भी सबसे अधिक गर्म होता है। दोस्तों बताइएगा कि विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसमें उपस्थित एक ऐसा भाग जो शून्य लोड पर भी सबसे अधिक गर्म होता है, उस भाग का नाम है दोस्तों क्रोड। कौन सा क्रोड दोस्तों? ये कॉइल का क्रोड होता है। कॉइल क्रोड, जहाँ पे हम वाइंडिंग लपेटते हैं। ट्रांसफार्मर में अगर लोड हो या लोड ना हो, फिर भी ये सबसे अधिक गर्म होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में नो लोड पे भी एक धारा चलता है, उस धारा का नाम क्या है, तो आप लिखेगा उस धारा का नाम है चुंबकन धारा। क्या? मैग्नेटाइजिंग करंट। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि ये मैग्नेटाइजिंग करंट नो लोड के समय फुल लोड की तुलना में कितना % चलता है, तो लिखिएगा ये फुल लोड की तुलना में 2 से 5% ये करंट चलती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, थायरिस्टर परिवार से अलग रहने वाला सदस्य इनमें से कौन सा है? अगर हम थायरिस्टर परिवार के कुल सदस्यों को देख ले दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो देखिएगा थायरिस्टर परिवार के सदस्य कुल कितने हैं? 16 सदस्य हैं दोस्तों, लेकिन 16 में से कुछ ही सदस्य जो हमारे उपयोग के लायक हैं। तो देखिएगा सबसे पहला है SCR। क्या? सबसे पहला है SCR, मोसफीट, GTO, डायक और दोस्तों ट्रायक। ये सारे कौन से परिवार के हैं दोस्तों? ये थायरिस्टर परिवार के सदस्य होते हैं। अब देखिएगा
मोसफीट, यानी कि ये मोसफीट भी हमारा थायरिस्टर परिवार का ही सदस्य है, एससीआर भी थायरिस्टर परिवार का सदस्य है और डायक भी थायरिस्टर परिवार का ही सदस्य है। और दोस्तों यहाँ पूछा गया है थायरिस्टर परिवार से अलग रहने वाला, यानी कि थायरिस्टर परिवार का नहीं है, वो कौन सा है दोस्तों? आईजीबीटी। ये आईजीबीटी जो होती है ये थायरिस्टर परिवार का नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनको आपको पहचानना है ये कौन सा फिगर होता है। तो दोस्तों ये आईजीबीटी का फिगर है। क्या? आईजीबीटी का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईजीबीटी में कितने टर्मिनल होते हैं तो आप लिखिए कुल 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल होता है दोस्तों ये आपके सामने से लेफ्ट वाला टर्मिनल, ये गेट का टर्मिनल होता है। कौन सा? गेट का। और बीच वाला होता है दोस्तों कलेक्टर, बीच वाली होती है एमीटर और राइट वाली होती है दोस्तों कलेक्टर। इस प्रकार से आप इसके टर्मिनल की पहचान कर सकते हैं। और यहाँ पे बीच वाली जो है ये है एससीआर का। दोस्तों अगर एससीआर के प्रतीक के बारे में पूछा जाए तो आप बनाइएगा, इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है एससीआर का प्रतीक। एससीआर में पूछा जाए कितने टर्मिनल होते हैं तो आप लिखेगा एससीआर में कुल 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड जो कि धनात्मक का कार्य करती है और एक होता है कैथोड जो कि ऋणात्मक का कार्य करती है। दोस्तों इसमें राइट साइड वाली टर्मिनल है ये गेट होता है। क्या? इसमें राइट साइड वाली जो टर्मिनल है ये गेट होता है, एससीआर में भी गेट होती है। तो इसके राइट साइड वाली जो टर्मिनल है वो गेट है। बीच वाली टर्मिनल दोस्तों एनोड यानी कि धनात्मक टर्मिनल है इसका, और इसके लेफ्ट साइड वाली जो टर्मिनल है ये कैथोड टर्मिनल है जो कि ऋणात्मक टर्मिनल होता है। दोस्तों ये सबसे नीचे वाली जो फिगर दिया गया है ये कौन सा है? ये मोसफीट का है। किसका है दोस्तों? मोसफीट का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर कोर से उत्पन्न होने वाली गुंजन ध्वनि का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका गुंजन ध्वनि का कारण क्या हो सकता है? अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, एक ध्वनि सुनाई देती है, उस गुंजन ध्वनि का नाम बताइए तो आप लिखेगा उस गुंजन ध्वनि का नाम है दोस्तों हमिंग ध्वनि। नोट कीजिएगा हमिंग ध्वनि। दोस्तों ये किसकी वजह से होती है तो आप लिखेगा ये मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से होती है। दोस्तों इस मैग्नेटो स्ट्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप लिखेगा चुंबकीय विरूपण। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? चुंबकीय विरूपण। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर के क्रोड में उपस्थित चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जब अपने आयाम को चेंज करती है उस कंडीशन में उस समय हमिंग ध्वनि सुनाई देती है, जिसको मैग्नेटाइजिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में चुंबकीय विरूपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर जो लगातार अपनी सिंक्रोनस रफ्तार पर चलती है वजह हो सकती है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर जो लगातार अपनी सिंक्रोनस रफ्तार पर चलती है क्या वजह हो सकता है? दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंक्रोनस मोटर क्या सेल्फ स्टार्ट है या नहीं तो आप बोलिएगा बहुत ही दुख की बात है कि 3 फेज होने के कारण भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्या दोस्तों? ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होती दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीजन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि इसके स्टेटर में कौन सी सप्लाई दिया जाता है तो आप लिखेगा इसके स्टेटर में एसी सप्लाई दिया जाता है। अगर पूछ ले कि रोटर में कौन सी सप्लाई होती है दोस्तों तो लिखेगा रोटर में डीसी सप्लाई होती है, यानी कि इसको स्टार्ट करने के लिए रोटर में भी सप्लाई देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों स्टेटर और रोटर में जब दोनों में सप्लाई दिया जाता है इसका मतलब स्टेटर में भी चुंबकीय क्षेत्र होगा और रोटर में भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मेरे दोस्तों जब रोटर का चुंबकीय क्षेत्र और स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र आपस में
कपल्ड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। किस रूप से? चुंबकीय रूप से जब आपस में ये जुड़ जाएंगे उस समय मोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड पर चलना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर सिंक्रोनस मोटर की दक्षता के बारे में पूछे तो लिखिएगा इसकी दक्षता होती है 95%। क्या दोस्तों? 95% इसकी दक्षता होती है। अगर सिंक्रोनस मोटर की उपयोग के बारे में पूछा जाए तो आप लिखेगा इसका उपयोग किया जाता है पावर फैक्टर सुधारने में। कहाँ पे दोस्तों? पावर फैक्टर सुधारने हेतु सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लिखेगा पारेषण लाइन में। कहाँ पे दोस्तों? ट्रांसमिशन लाइन में इसका प्रयोग भी किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने में। कहाँ पे? यांत्रिक शक्ति प्राप्त करने हेतु इन तीनों स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सिंगल फेज का सिंक्रोनस मोटर है तो सिंगल फेज के सिंक्रोनस मोटर को किस नाम से जानते हैं? आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किसी श्रृंखला परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है। नोट कीजिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है। क्या? ये क्वेश्चन ही अधूरा है। श्रृंखला परिपथ की बात तो कर रहा है लेकिन श्रृंखला परिपथ में कुल 3 परिपथ होते हैं। पहला परिपथ होता है दोस्तों लिखेगा RL परिपथ। क्या? RL परिपथ में अगर पूछे कि इसमें प्रतिबाधा कितना होता है तो आप लिखेगा RL सर्किट का प्रतिबाधा होता है दोस्तों √R² प्लस XL स्क्वायर। अगर आपको RC परिपथ का प्रतिबाधा पूछे दोस्तों तो आप नोट कीजिएगा इसका प्रतिबाधा होता है √R² प्लस XC स्क्वायर। अगर तीसरे सर्किट की बात करें RLC परिपथ की प्रतिबाधा तो आप नोट कीजिएगा RLC परिपथ की प्रतिबाधा होती है दोस्तों R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें से श्रृंखला परिपथ के बारे में केवल चर्चा किया गया है। कौन सी परिपथ है कौन सी परिपथ नहीं है इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। तो दोस्तों YouTube पर रोजाना सुबह 7 बजे क्लास होती है जिसे देखना आप बिल्कुल ना भूलें। इसका जो अगला पार्ट होगा दोस्तों वो इससे भी विस्तार पूर्वक उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों उस क्लास को देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और डेली क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। दोस्तों अगले क्लास में फिर से इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं और दोस्तों सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हल कराने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।